नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद नीरज सर पे। सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, आपकी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। आज हमारा सॉइल साइंस की हमारी चौथी क्लास है और उसका जो टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलाइजर। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलाइजर। ठीक है, कुछ दोस्तों सड़क निर्माण की वजह से जो है वाईफाई कनेक्शन जो है कई दिनों से टूटा हुआ था, इसी के कारण जो है आपकी क्लासें अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वाईफाई का जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ था, इसी के कारण जो है आपकी क्लासें नहीं संभव हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि सड़क निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब आपकी क्लासें रेगुलर होंगी क्योंकि जो है इसका निर्माण हो गया है। ठीक है, चलिए, और वाईफाई का तार भी जोड़ दिया गया है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलाइजर, वाईफाई का मतलब है बीच में आ रहा था जा रहा था, तो प्रॉपर ही तरीके से जो है नहीं आ पा रहा था। ठीक है, चलिए, सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलाइजर को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए जो है हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन यानी हिंदी में कहते हैं मृदा क्षरण। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा क्षरण। ठीक है, मृदा क्षरण, या फिर हम जो है क्या कह सकते हैं? मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। ठीक है, इसे हिंदी में हम ये कह सकते हैं। तो क्या होता है मृदा अपरदन या मृदा क्षरण? ठीक है, तो मृदा कणों का अलग होना, ठीक है, और उसके बाद मृदा कणों का स्थानांतरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। इसमें दो पॉइंट याद रखने वाले होते हैं। क्या होता है कि मृदा कणों का अलग होना, मृदा कणों का अलग होना। ठीक है, अलग होना, मृदा कणों का अलग होना। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे मृदा कणों का स्थानांतरण, मृदा कणों का स्थानांतरण। ठीक है, मृदा कणों का स्थानांतरण। ठीक है, मृदा कणों का स्थानांतरण यानी कि मृदा कण एक से दूसरे से आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, इसी को जो है हम मृदा अपरदन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे कि जल और वायु के प्रभाव से, ठीक है, परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जल व वायु के प्रभाव से, जल व वायु के प्रभाव से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जल व वायु के प्रभाव से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, आप लोग इतना ये परिभाषा है इसकी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ये पार्टिकल है और ये स्थानांतरित हो करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यही मृदा से अलग हो करके यहाँ पर दूसरी जगह पर आ गया, इसी को हम क्या कहेंगे? मृदा अपरदन कहेंगे। ठीक है, मृदा अपरदन के दो प्रकार हैं। ठीक है, मृदा अपरदन के प्रकार, हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मृदा अपरदन के प्रकार।
मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन के प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार से मुख्यतः माना जाता है, एक हमारा है नेचुरल और एक हमारा कौन सा है, त्वरित अपरदन। ठीक है, एसिलरेशन और पहला है नेचुरल, ठीक है, यानी प्राकृतिक क्षरण और दूसरा है त्वरित क्षरण। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे नेचुरल और दूसरा, पहला हमारा है नेचुरल और दूसरा हमारा है प्राकृतिक। चलिए पहला लिखिए प्राकृतिक, प्राकृतिक क्षरण या प्राकृतिक अपरदन, इसे हम नेचुरल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल इरोजन। ठीक है, नेचुरल इरोजन। अगर दूसरा हम बात करें त्वरित क्षरण, क्या आता है, त्वरित क्षरण। ठीक है, त्वरित क्षरण की अगर बात करें तो इसे एसिलरेशन कहते हैं, इरोजन। ठीक है, ये हमारा आ जाता है त्वरित क्षरण। अगर हम पहले क्षरण की बात करें, अगर हम पहला क्षरण जो है हमारा प्राकृतिक क्षरण, ठीक है, प्राकृतिक क्षरण, प्राकृतिक क्षरण, प्राकृतिक क्षरण की बात करें तो यह जो है बहुत धीमी प्रोसेस है और लगातार तथा निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे या बहुत धीमी, ठीक है, या बहुत धीमी, या बहुत धीमी, लगातार, कैसी, लगातार तथा निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है, निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है, निर्माणकारी प्रक्रिया है, निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यह जो है इसके द्वारा होने वाला मृदा क्षरण को जो है मृदा कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इससे बहुत कम मृदा अपरदन होता है, इससे बहुत कम मृदा अपरदन होता है। ठीक है, मृदा अपरदन होता है तथा मृदा निर्माण के द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, और मृदा निर्माण के द्वारा, और मृदा निर्माण, ठीक है, मृदा निर्माण के द्वारा, मृदा निर्माण के द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, इसे हम प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। दूसरा हमारा है त्वरित क्षरण। ठीक है, दूसरा हमारा हेडिंग रहेगी, पहली हमने देख ली प्राकृतिक क्षरण, दूसरा हमारा आता है त्वरित क्षरण। ठीक है, त्वरित क्षरण क्या है, यह एक विनाशकारी प्रक्रिया है। त्वरित क्षरण, त्वरित क्षरण या एसिलरेशन इरोजन। ठीक है, यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक अत्यंत हानिकारक तथा विनाशकारी प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत तेज तथा विनाशकारी प्रक्रिया है। यह क्षरण अत्यंत तेज, कितना होता है, अत्यंत तेज भी होता है, और कैसा है, विनाशकारी प्रक्रिया है, या विनाशकारी प्रक्रिया है। विनाशकारी प्रक्रिया है। ठीक है, यह अत्यंत तेज भी होता है, यह क्षरण जो है अत्यंत तेज हो जाता है, और कैसा है, विनाशकारी भी है। ठीक है, दूसरी अगर पॉइंट की बात करें, इसे मृदा निर्माण कारकों के द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता। लिखेंगे, इसे मृदा निर्माण, मृदा निर्माण कारकों के द्वारा, मृदा निर्माण कारकों के द्वारा, कारकों के द्वारा, मृदा निर्माण के द्वारा, मृदा निर्माण के द्वारा, के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे मृदा निर्माण कारकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सभी का स्वागत है।
ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा क्षरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला हमारा आता है ढाल। पहला हमारा क्या है, ढाल। ठीक है, ढाल क्या है, यानी इसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप समझ लीजिए, इसके बारे में लिखेंगे नहीं। स्लोप जितना अधिक होगा, यानी ढाल जितना अधिक होगा मृदा कटाव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और स्लोप जितना ही कम होगा तो मृदा कटाव उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ढाल डिपेंड करता है कितना है कितना नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है वर्षा। दूसरा हमारा क्या आता है, वर्षा यानी रेन। ठीक है, अगर रेन की बात करें तो जितनी तेज वर्षा होगी तो मृदा कटाव उतना ही अधिक होगा, और जितनी कम वर्षा होगी यानी हल्की हल्की वर्षा होगी तो मृदा कटाव उतना ही कम होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है वनस्पतियां। ठीक है, वनस्पतियां। वनस्पतियां की अगर बात करें तो वेजिटेशन। वनस्पतियों की अगर बात करें तो क्या होता है दोस्तों, वेजिटेशन। वेजिटेशन, वेजिटेशन की अगर बात करें तो वेजिटेशन क्या है कि जितना भी हमारा वेजिटेशन यानी जितना हमारे पेड़ वनस्पतियां लगे रहेंगे तो वो मृदा को क्या कर रखेंगे, जकड़ के रखेंगे। ठीक है, जिससे मृदा कटाव हमारा कम होगा, और जहां पर वनस्पतियां कम होती हैं तो वहां पर मृदा कटाव अधिक होता है। ठीक है, तो ये मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, इनका नाम याद रखिएगा, स्लोप, रेंस एंड वेजिटेशन। ठीक है, यही हमारे में मुख्यतः जो है कारक हैं। ठीक है, ठीक है, अगला हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाटर इरोजन। ठीक है, वाटर इरोजन। चलिए, वाटर इरोजन। वाटर इरोजन यानी कि जल क्षरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जल क्षरण। जल क्षरण या जल अपरदन भी हम कह सकते हैं। यह मुख्यतः जो है 4 प्रकार से होता है। ठीक है, 148 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारी भूमि प्रभावित होती है। ठीक है, यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हमारा जो आता है वर्षा बूंद क्षरण। पहला हमारा आता है वर्षा बूंद क्षरण। ठीक है, वर्षा बूंद क्षरण। ठीक है, वर्षा बूंद क्षरण। दूसरा हमारा आता है जो है, इसके बाद हम बात करेंगे परत अपर्दन। ठीक है, परत अपर्दन कौन सा आता है, परत अपर्दन या परत क्षरण। ठीक है, तीसरा हमारा आता है रिल। ठीक है, रिल इरोजन, रिल या नाली क्षरण भी कह सकते हैं। ठीक है, रिल अपर्दन। ठीक है, रिल अपर्दन। अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा अवनालिका क्षरण। ठीक है, अवनालिका क्षरण। अवनालिका की बात करें तो अवनालिका क्षरण, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, अवनालिका अपर्दन। ये 4 प्रकार के हमारे अपर्दन होते हैं। कौन से, 4 टाइप्स होते हैं हमारे, प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, जिसे वर्षा बूंद क्षरण को हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश इरोजन। परत क्षरण को हम जो है सीट इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। ठीक है, सीट इरोजन कहते हैं। अगर रिल इरोजन की बात करें तो हम रिल इरोजन कहते हैं। ठीक है, रिल इरोजन। और अवनालिका क्षरण की बात करें तो इसे हम गली इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, गली इरोजन कहते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के क्षरण होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है सीट इरोजन और अवनालिका क्षरण है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। पहला हमारा है वर्षा बूंद क्षरण। ठीक है, वर्षा बूंद क्षरण, वर्षा बूंद क्षरण। वर्षा बूंद क्षरण की बात करें जिसे हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं, तो वर्षा की बूंदों के द्वारा
यानी वर्षा की बूंदों के द्वारा जो क्षरण होता है उसे ही हम वर्षा बूंद क्षरण या वर्षा बूंद अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा की बूंदों के द्वारा वर्षा की बूंदों के द्वारा होने वाला क्षरण वर्षा बूंद क्षरण कहलाता है। वर्षा बूंद क्षरण कहलाता है। ठीक है, वर्षा बूंद क्षरण कहलाता है। चलिए, ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, इसे हम स्प्लैश कप के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? तो इसे हम स्प्लैश कप के द्वारा भी मापते हैं। ठीक है, स्प्लैश कप के द्वारा मापते हैं। ठीक है, स्प्लैश कप के द्वारा इसे हम मापते हैं। ठीक है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। चलिए, दूसरा हमारा आता है सीट इरोजन। कौन सा आता है? सीट इरोजन। ठीक है, दूसरा हमारा आता है सीट इरोजन। सीट इरोजन, ठीक है, इरोजन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को हम परत अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? परत अपरदन। ठीक है, परत अपरदन कहते हैं। परत अपरदन की बात करें तो ये सबसे भयानक अपरदन होता है। ठीक है, पानी के बहाव के कारण क्या होता है? मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह जो है नष्ट हो जाती है। देखिए, मृदा की ऊपरी सतह, पानी के बहाव के कारण मृदा की ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है। ठीक है, पानी के बहाव के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण, तेज बहाव के कारण, तेज बहाव के कारण मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह, ऊपरी उपजाऊ सतह बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। उपजाऊ सतह बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, मृदा उपजाऊ मृदा कौन सी दोस्तों? उपजाऊ मृदा, ऊपरी उपजाऊ मृदा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। उपजाऊ मृदा के स्थानांतरित होने के कारण, यहां लिखेंगे उपजाऊ मृदा के स्थानांतरित होने के कारण, इसे मृदा का कैंसर, क्या कहेंगे? मृदा का कैंसर, या किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, आप ये दो नाम याद रखेंगे। इसे किसान, मृदा का कैंसर या किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ये सबसे ज्यादा परत अपरदन पूछा जाता है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या कहा जाता है इसे? मृदा का कैंसर या किसान की मौत कहा जाता है। और किस अपरदन को कहा जाता है? तो परत अपरदन को कहा जाता है। ठीक है, अगला हम चलते हैं रिल इरोजन। तीसरा हमारा जो आता है वो है रिल इरोजन। कौन सा है? रिल इरोजन या रिल क्षरण। ठीक है, रिल क्षरण की बात करें तो पानी के बहाव के कारण, लिखिएगा, पानी के बहाव के कारण
बहाव के कारण, बहाव के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर, बहाव के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, मृदा की ऊपरी सतह पर उथली तथा सकरी, कौन सी दोस्तों, उथली, ठीक है, सैलो, ठीक है, उथली तथा सकरी, सकरी यानी कि नैरो, ठीक है, उथली तथा सकरी, सकरी नालियों का निर्माण हो जाता है। किसका दोस्तों निर्माण हो जाता है, नालियों का निर्माण हो जाता है, नालियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, नालियों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम रिल या नाली क्षरण अपरदन कहते हैं, जिसे हम नाली या रिल क्षरण, रिल क्षरण, नाली या रिल क्षरण या फिर अपरदन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी के तेज बहाव के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर जो है उथली और सकरी नालियां का निर्माण हो जाता है, ठीक है, उथली और सकरी नालियों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, रिल क्षरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला आता है हमारा चौथा, ठीक है, हमारा चौथा जो आता है वो आता है अवनालिका अपरदन। क्या आता है, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, ठीक है। अवनालिका अपरदन की बात करेंगे तो इसे हम गली इरोजन कहते हैं, ठीक है, गली इरोजन। लिखिएगा, पानी के तेज बहाव के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण मृदा की, मृदा की ऊपरी सतह पर, मृदा की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर गहरी और चौड़ी, कौन सी दोस्तों, गहरी और चौड़ी, ठीक है, गहरी और चौड़ी, ठीक है, डीप एंड वाइड, ठीक है, डीप एंड वाइड नालियों का निर्माण हो जाता है, गहरी और चौड़ी नालियों का, नालियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, निर्माण हो जाता है, उससे हम, निर्माण हो जाता है, उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं, उसे हम अवनालिका, अवनालिका अपरदन कहते हैं, ठीक है, अवनालिका अपरदन कहते हैं, ठीक है। ये चार प्रकार का आपका अपरदन था जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो आपको हमने बताया, एक परत अपरदन, एक अवनालिका अपरदन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है हम अगला हमारा होगा जो है वायु अपरदन, ठीक है, वायु अपरदन। चलिए अगला हमारा जो है वायु इरोजन, वायु अपरदन, ठीक है, वायु अपरदन या हम इसे कहते हैं दोस्तों विंड इरोजन, ठीक है, विंड इरोजन, विंड इरोजन, ठीक है, वायु अपरदन या विंड इरोजन यानी मृदा क्षरण, ठीक है। तो यह दोस्तों शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले जैसे में जो है अधिक ये वायु अपरदन पाया जाता है, ठीक है, और राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। तो यह अपरदन कहां पर पाया जाता है दोस्तों, तो यह अपरदन, यह अपरदन, यह अपरदन शुष्क, कहा दोस्तों, शुष्क और अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, क्षेत्रों में पाया जाता है,
ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यह 3 प्रकार का होता है। अगर हम दोस्तों बात करें तो वायु क्षरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है सॉल्टेशन, दूसरा होता है सरफेस क्रीप, ठीक है, तीसरा आता है हमारा है सस्पेंशन या निलंबन। ठीक है, चलिए लिखिए वायु क्षरण के प्रकार या वायु अपर्दन के प्रकार। ठीक है, वायु अपर्दन के प्रकार, वायु अपर्दन के प्रकार। पहला आता है हमारा जिससे हम कहते हैं उच्छलन। ठीक है, उच्छलन, ठीक है, उच्छलन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है सतह सर्पण, सतह सर्पण। ठीक है, तीसरा हमारा आता है जो है निलंबन। ठीक है, निलंबन, निलंबन। ठीक है, पहले को हम सॉल्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्टेशन, सॉल्टेशन इरोजन, विंड इरोजन। ठीक है, सॉल्टेशन विंड इरोजन। ठीक है, सॉल्टेशन विंड इरोजन। दूसरा आता है सरफेस क्रीप, सरफेस क्रीप। ठीक है, सरफेस क्रीप इरोजन। ठीक है, और चौथा हमारा आता है सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन विंड इरोजन। ठीक है, सस्पेंशन विंड इरोजन। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के इरोजन होते हैं। ठीक है, पहले के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा आता है उच्छलन। ठीक है, पहला हमारा आता है उच्छलन। ठीक है, उच्छलन सबसे इंपॉर्टेंट यही है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक, ठीक है, उच्छलन। उच्छलन क्या होता है? तो ये दोस्तों इसके कणों का आकार, ठीक है, इसके कणों का आकार, कणों का आकार। अगर कणों के आकार की बात करें, ठीक है, तो कणों के आकार की बात करें तो 0.1 से कितना होता है? 0.1 से, ठीक है, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर इनके कणों का आकार होता है। ठीक है, मृदा कटाव, ठीक है, मृदा कटाव की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, मृदा कटाव इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा कि सर्वाधिक मृदा हानि, सर्वाधिक मृदा क्षरण। ठीक है, सर्वाधिक मृदा क्षरण इसी के द्वारा होता है। और कितना होता है? तो 50 से लेकर के 70% तक इससे पाया जाता है। ठीक है, 50 से 70% तक मृदा क्षरण जो है इसी के द्वारा होता है, 50 से लेकर के 70% तक। ठीक है, आप इतना नोट करिएगा कि सर्वाधिक मृदा क्षरण उच्छलन के द्वारा ही होता है। ठीक है, 70 से 75 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका सतह सर्पण। ठीक है, दूसरा आता है आपका सतह सर्पण, सतह सर्पण। ठीक है, सतह सर्पण, सतह सर्पण को हम इस क्या कहते हैं? सरफेस क्रीप। ठीक है, सरफेस क्रीप। इसमें मृदा कणों का आकार, इसका लिखिएगा कणों का आकार। ठीक है, कणों का आकार। कणों के आकार की अगर बात करें तो इसमें जो है ये सबसे बड़े कण होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़े कण। ठीक है, सबसे बड़े कण। ठीक है, सबसे बड़े कण होते हैं। कितने होते हैं? तो ये दोस्तों जो है 0.5 मिलीमीटर से लेकर के कितने होते हैं? 1.0 मिलीमीटर। ठीक है, ORR या फिर 2.0 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, इनसे मृदा क्षरण कितना होता है? मृदा क्षरण, मृदा का क्षरण, मृदा के क्षरण की अगर बात करें तो कितना होता है दोस्तों? तो मृदा के क्षरण की बात करें तो 5 से 35%, 5 से 35% तक इनके द्वारा मृदा क्षरण होता है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे, तीसरा हम बात करेंगे निलंबन। ठीक है, निलंबन, निलंबन।
निलंबन की अगर बात करें, जिसे हम इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है, इनके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। कणों का आकार, कणों का आकार, इनके कणों का आकार जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे छोटा, सबसे छोटा होता है। कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर से कम, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर से कम होता है। और क्या होता है कि इनके द्वारा जो है सबसे कम कितना मृदा क्षरण, मृदा का क्षरण, मृदा का क्षरण कितना होता है? तो 3 से 4%, ठीक है, 3 से 4% तक पाया जाता है। ठीक है, 3 से 4% तक पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया जो है मृदा कटाव के जो है वायु क्षरण। ठीक है, वायु क्षरण को हमने जाना, उच्छलन जिसे हम जो है सॉल्टेशन कहते हैं, सतह सर्पण जिसे हम सरफेस क्रीप कहते हैं, निलंबन जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा उच्छलन पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को नोट कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है सॉइल इरोजन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, ये पहला सीट इरोजन, दूसरा गली इरोजन, तीसरा हमारा यहाँ विंड इरोजन के तीनों टाइप से कहीं ना कहीं से सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं कंट्रोल। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं? ठीक है, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण का नियंत्रण, ठीक है, मृदा अपरदन का नियंत्रण, ठीक है, मृदा अपरदन का नियंत्रण, मृदा अपरदन का नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है, मृदा क्षरण का जो है नियंत्रण हम कैसे करेंगे, यही हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमारी कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं। ठीक है, अगर मृदा क्षरण के नियंत्रण की बात करें तो हमको जो है 3 मेथड पढ़ने होते हैं। कौन से पढ़ने होते हैं? 3 मेथड पढ़ने होते हैं। इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला मेथड आता है एग्रोनॉमिक मेथड। ठीक है, एग्रोनॉमिकल मेथड, एग्रोनॉमिकल मेथड। ठीक है, एग्रोनॉमिकल मेथड की बात करें तो यानी शस्य विधि। कौन सी विधि? शस्य विधियां। ठीक है, शस्य विधियां जितनी आती हैं तो उनके द्वारा हम मृदा क्षरण का नियंत्रण करते हैं। दूसरी आती है हमारी मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकल मेथड की बात करें यानी यांत्रिक विधियां। ठीक है, यांत्रिक विधियां। ठीक है, यांत्रिक विधियां। ठीक है, यांत्रिक विधियों की बात करें। ठीक है, यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों के बाद तीसरी हमारी आती है एग्रेस्ट्रो, एग्रोस्ट्रो लॉजिकल मेथड। ठीक है, एग्रेस्ट्रोलॉजिकल मेथड यानी घास विधियां जो होती हैं हमारी, जो घास लगा करके जो हम रोपण करते हैं तो उसे हम जो है एग्रेस्ट्रोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला सस्य मेथड हम नोट करेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग जो हमारी रहेगी सस्य विधियां, पहली हमारी जो रहेगी शस्य विधि द्वारा। ठीक है, शस्य विधि द्वारा हम करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा पूछा जो जाता है वो पॉइंट, इसमें मृदा का ढाल। ठीक है, मृदा का ढाल, मृदा का ढाल 2% से कम हो, ढाल 2% से कम, कितना होना चाहिए? 2% से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें मृदा का ढाल कितना होना चाहिए दोस्तों? तो मृदा का ढाल जो है या भूमि का ढाल जो है वो 2% से कम होना चाहिए। यहाँ भूमि कर लीजिएगा, भूमि, मृदा की जगह भूमि कर लीजिएगा, यानी भूमि का जो ढाल है, क्या दोस्तों? भूमि का ढाल कितना होना चाहिए? 2% से कम, लेस देन 2%। ठीक है, स्लोप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना।
ठीक है, फसल चक्र अपनाने से हमारा जो है मृदा कटाव कम होगा। ठीक है, विभिन्न मृदा कटाव वाली प्रजातियों को उगाना। ठीक है, मृदा कटाव रोकने वाली प्रजातियों को उगाना, मृदा कटाव को रोकने वाली प्रजातियां। ठीक है, प्रजातियों की अगर बात करें, प्रजातियां, ठीक है, अगर प्रजातियों की बात करें तो आप इसमें कवर क्रॉप्स जो है जितनी भी हमारी आती हैं वही हो जाती हैं। ठीक है, कवर क्रॉप जितनी भी आ जाती हैं हमारी कवर क्रॉप्स। ठीक है, कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स। ठीक है, मूंग, उड़द, लोबिया। ठीक है, ये इन फसलों को उगाना चाहिए जिससे जो है हमारी मृदा कटाव कम होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है कि जो है नियंत्रित सिंचाई विधियों का प्रयोग करें। ठीक है, नियंत्रित सिंचाई विधियों का प्रयोग करें, नियंत्रित सिंचाई विधियां का प्रयोग करें। सिंचाई, जो हमारी नियंत्रित सिंचाई विधियां हैं उन्हीं का उपयोग करें, नियंत्रित सिंचाई विधियों का उपयोग। ठीक है, नियंत्रित सिंचाई विधियों का उपयोग। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे आप ज्यादा ध्यान रखेंगे कि मृदा का ढाल, मृदा का ढाल 2% से कम ही होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा आता है यांत्रिक मेथड। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड हिंदी में इसे कहते हैं यांत्रिक विधि। ठीक है, यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के आते हैं। कौन कौन सा आता है? तो एक आता है हमारा बंडिंग और एक आता है हमारा ट्रेसिंग। ठीक है, बंडिंग, बंडिंग। ठीक है, एक आता है ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग और बंडिंग में हम क्या करते हैं, तो बंडिंग भी हमारी 2 प्रकार की होती है और ट्रेसिंग भी हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बंडिंग। ठीक है, बंडिंग में जो है आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो है कंटूर बंडिंग भी आती है और ग्रेडेड बंडिंग भी आती है। ठीक है, चलिए बंडिंग की बात करते हैं। तो बंडिंग में आपकी आती है 2 बंडिंग। कौन कौन सी आती हैं? एक आपकी आती है कंटूर बंडिंग। ठीक है, कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग। ठीक है, दूसरी आती है आपकी जो है ग्रेडेड बंडिंग। ठीक है, ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग, ठीक है, कंटूर बंडिंग की अगर बात करें तो कंटूर बंडिंग में जो है ये 800 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। कहां पर? वार्षिक वर्षा, ये कहां पर अपनाई जाती है? तो वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? वार्षिक वर्षा 800 मिलीमीटर से कम। ठीक है, 800 मिलीमीटर से कम। और भूमि का ढाल कितना रहता है? भूमि का ढाल, ठीक है, भूमि का ढाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि का ढाल 6% से ऊपर, कितना रहता है? 6% से ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि आप जो है भूमि का ढाल याद रखेंगे। ठीक है, भूमि का ढाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि का ढाल 6% से हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगला ग्रेडेड बंडिंग। ठीक है, ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग। ठीक है, ग्रेडेड बंडिंग की बात करें तो इसमें वार्षिक वर्षा कितनी रहेगी? 800 मिलीमीटर से अधिक। ठीक है, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 800 मिलीमीटर से अधिक। ठीक है, 800 मिलीमीटर से अधिक, वहां पर हम जो है ग्रेडेड बंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि भूमि का ढाल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि भूमि का ढाल। ठीक है, भूमि का ढाल यानी भूमि का स्लोप जो हो
वो कितना होना चाहिए, 2 से लेकर के 10%। कितना, 2 से लेकर के 10% तक होना चाहिए। ठीक है, 2 से 10% तक भूमि का ढाल होना चाहिए। अगला हम ट्रेसिंग की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में भी 2 ट्रेसिंग आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं, इन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग में 2 ट्रेसिंग आती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, यहाँ पे आप कर लीजिएगा जो है कंटूर। ठीक है, यहाँ ग्रेडेड। यहाँ पे आप करिएगा जिंक। ठीक है, जिंक ट्रेसिंग। और दूसरी जो हमारी आती है बेंच ट्रेसिंग। ठीक है, बेंच ट्रेसिंग। ठीक है, चलिए अब हम जो है देखेंगे ट्रेसिंग में अपनी पहली ट्रेसिंग जो आती है जिंक ट्रेसिंग और बेंच। ठीक है, जिंक ट्रेसिंग और बेंच। ठीक है, पहला हम हेडिंग डालेंगे जिंक ट्रेसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी विधियां। ठीक है, क्योंकि इनसे जो है भूमि का ढाल बहुत पूछा गया है। ठीक है, स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढाल। ठीक है, भूमि का ढाल कितना रखते हैं, भूमि का ढाल। ठीक है, भूमि का ढाल इसमें कितना रखते हैं, तो 3 से 10%। कितना रखते हैं, 3 से 10%। ठीक है, भूमि का ढाल कितना रखते हैं, 3 से लेकर के 10%। ठीक है, अगला हमारा आता है, दूसरा हमारा है, दूसरा लिखिएगा बेंच ट्रेसिंग। बेंच ट्रेसिंग, बेंच ट्रेसिंग में भूमि का जो ढाल रखते हैं, क्या रखते हैं, भूमि का ढाल। भूमि का ढाल कितना रखते हैं, 16 से 33%। ठीक है, 16 से 33%, 16 से 33%। ठीक है, ये हमारा सॉइल इरोजन था। ये हमारा क्या था, सॉइल इरोजन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया है और केवल फैक्ट टू फैक्ट बताया गया है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है स्लोप ऑफ लैंड यानी ढाल से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, भूमि के ढाल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक आता है यूनिवर्सल जो है सार्वभौमिक, मृदा का सार्वभौमिक हानि समीकरण। ठीक है, मृदा का सार्वभौमिक हानि समीकरण, इसको लिखिएगा मृदा का सार्वभौमिक सार्वभौमिक हानि समीकरण। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर के एल एस, आर के एल एस। ठीक है, आर के एल एस सी पी। ठीक है, आर के एल एस सी पी, जहां पर ए बराबर क्या है, ए बराबर एनुअल सॉइल लॉस है। ठीक है, वार्षिक मृदा क्षरण। ठीक है, एनुअल सॉइल लॉस, एनुअल सॉइल लॉस। ठीक है, दूसरा लिखिएगा आर, आर बराबर क्या है, ठीक है, यहाँ पे आर। ठीक है, उसके बाद एल, उसके बाद एस, उसके बाद सी और उसके बाद पी। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा आर बराबर क्या होता है, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा कितनी हुई है। ठीक है, स्लोप लेंथ। ठीक है, स्लोप लेंथ। ठीक है, स्लोप लेंथ कितनी है या स्लोप लेंथ कितनी है, लिखिएगा एल बराबर क्या हो जाएगा इसमें, स्लोप लेंथ। ठीक है, स्लोप लेंथ यानी भूमि की लंबाई, ढाल की लंबाई कितनी है। ठीक है, अगला आ जाएगा एस। ठीक है, एस बराबर हो जाता है आपका सॉइल कंजप्शन। ठीक है, सॉइल कंजप्शन, सॉइल कंजप्शन। ठीक है, अगला आता है सी। ठीक है, सी के बारे में भी नोट करिएगा, हम जो भी हम सॉइल या मृदा कटाव को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, कवर क्रॉप्स उगाते हैं। क्या करते हैं, कवर क्रॉप्स। ठीक है, कवर
के हमारा छूट गया, आर के हमारा छूट गया है, के को लिख लीजिएगा सॉइल ऑफ इरोडेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे के लिखिएगा, के बराबर सॉइल ऑफ इरोडेबिलिटी, ठीक है, सॉइल ऑफ इरोडेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सॉइल ऑफ इरोडेबिलिटी, ठीक है, इरोडेबिलिटी, ठीक है, सॉइल ऑफ इरोडेबिलिटी। और पी बराबर जो हमारा, ठीक है, सॉइल प्रैक्टिसेस, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रैक्टिसेस, ये हमारी क्या है दोस्तों, तो जो है मृदा का सार्वभौमिक समीकरण है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, आर बराबर ए बराबर आर के एल एस सी पी, ठीक है, ए बराबर आर के एल एस सी पी। चलिए, ये हमारा सॉइल इरोजन का टॉपिक खत्म हो गया, ये इसमें आपको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दी गई, ठीक है। अब हमारा आता है फर्टिलाइजर, क्या आता है, फर्टिलाइजर, जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, ठीक है। उर्वरकों की अगर बात करें तो हम उर्वरक कहते किन्हें हैं, ठीक है, तो उर्वरक पोषक तत्वों से युक्त औद्योगिक निर्मित रसायन होते हैं, क्या होते हैं, लिखिएगा कि उर्वरक पोषक तत्वों से युक्त, पोषक तत्वों से युक्त, तत्वों से युक्त औद्योगिक निर्मित, औद्योगिक निर्मित रसायन होते हैं, क्या होते हैं, रसायन होते हैं, ठीक है, रसायन होते हैं। उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा, अगला लिखिएगा, उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा जैविक खादों से अधिक होती है, ठीक है, जैविक खादों से अधिक होती है, जैविक खादों से अधिक होती है, ठीक है, तो इन्हें हम उर्वरक कहते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा कि किन्हें हम जो है उर्वरक कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग होने वाला और निर्मित होने वाला उर्वरक, लिखिएगा, नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक निर्मित, ठीक है, सर्वाधिक निर्मित व उपयोग होने वाला उर्वरक, कौन सा है दोस्तों, तो यूरिया है, कौन सा है, यूरिया, ठीक है, आंसर लिखेंगे यूरिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप फास्फोरस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, फास्फोरस में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, फास्फोरस उर्वरकों में, फास्फोरस उर्वरक में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा है, तो उसका नाम लिखेंगे डीएपी, क्या है, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डीएपी, पूरा नाम लिखेंगे डाई अमोनियम फास्फेट, पूरा नाम क्या है इसका, डाई अमोनियम फास्फेट। तीसरा लिखिएगा कि पोटास उर्वरकों में, तीसरा लिखिएगा पोटास उर्वरकों में, ठीक है, पोटास उर्वरक में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा है, एमओपी, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास, या इसे हम पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है।
चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप जो है इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, कि इनमें जो है सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन उर्वरकों में यूरिया, फास्फोरस उर्वरक में डीएपी और पोटास उर्वरकों में एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, का यूज किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं उर्वरकों का वर्गीकरण, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों का वर्गीकरण, ठीक है। उर्वरकों के वर्गीकरण की बात करें तो 2 उर्वरकों में इन्हें बांटा गया है। कौन से आते हैं? एक आते हैं सरल उर्वरक, ठीक है, और एक आते हैं यौगिक उर्वरक या जटिल उर्वरक, ठीक है, यौगिक उर्वरक, ठीक है, या फिर जटिल उर्वरक, ठीक है, जटिल उर्वरक। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। इन्हें सिंपल फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल फर्टिलाइजर। और इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। चलिए सरल उर्वरक क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। और सरल उर्वरक सॉरी सरल उर्वरक क्या होते हैं और यौगिक उर्वरक क्या होते हैं, ठीक है। सरल उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की कम से कम एक प्राथमिक पोषक तत्व अवश्य पाया जाए, ठीक है। और यौगिक उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, एनपीके। हेडिंग डालिएगा, ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है, सरल उर्वरक। सरल उर्वरक, सरल उर्वरक की बात करें तो ऐसे उर्वरक जिनमें केवल ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाए, जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उन्हें हम सरल उर्वरक कहेंगे। कौन कौन से आते हैं इसमें? तो इसमें बहुत जो है पूछे जाने वाला है। एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो यूरिया, ठीक है, यूरिया आता है। यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। इनकी हम मात्रा भी आपको बताते चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यूरिया, ठीक है। उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें जो है फास्फेट की मात्रा यानी P2O5 की मात्रा कितनी पाई जाती है? 16%, ठीक है। सल्फर की मात्रा 12%, कैल्शियम की मात्रा 18.5%, ठीक है, पूछी जाती है। उसके बाद अगला हमारा आता है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 20.5%, ठीक है, 20.5%, ठीक है। इसके बाद आता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम की मात्रा कितनी पाई जाती है यानी K2O की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो आप बताएंगे 52%। कितनी पाई जाती है? 52%, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड जिसे हम MOP या म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। इसमें पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है? 60%, ठीक है, कितनी पाई जाती है? 60%, ठीक है। इनकी वैल्यू भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे उर्वरक की मात्रा भी पूछेगा,
क्या पूछेगा, उर्वरक की मात्रा भी पूछेगा। ठीक है, इसलिए अलग से ज्यादा उर्वरकों की मात्रा बताई नहीं जाएगी, साथ साथ में आपको बताई दी जा रही है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है, 12%। कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है, 18.5%। ठीक है, इन्हें आपको अलग से ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहीं पर जो है साथ में पढ़ा दिया जा रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा उर्वरक आपका आता है यौगिक उर्वरक। ठीक है, दूसरा उर्वरक आपका आता है यौगिक उर्वरक। यौगिक उर्वरक, ठीक है, यौगिक उर्वरक या जटिल उर्वरक भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, ऐसे उर्वरक जिनमें जिनमें दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक, ठीक है, यौगिक या जटिल उर्वरक कहते हैं। ठीक है, जटिल उर्वरक कहते हैं, यौगिक या जटिल उर्वरक कहते हैं। अगर इसमें बात करें तो आपका कौन कौन से आते हैं, आपका सबसे पहले आता है डीएपी। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, पहला कौन सा आता है, डीएपी। उदाहरण, इसको उदाहरण लिखिएगा यौगिक उर्वरकों की, डीएपी इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 18% पाई जाती है। ठीक है, और फास्फोरस की मात्रा यानी P2O5 की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 46% पाई जाती है। ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट। ठीक है, मोनो अमोनियम फास्फेट, इसका पूरा नाम क्या है, मोनो अमोनियम फास्फेट। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 11%। ठीक है, 11%। और P2O5 यानी फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो आप बता रहे होंगे 52%। कितना, 52%। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या आता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 13%। कितनी पाई जाती है, 13%। और P2O5 की मात्रा कितनी पाई जाती है, 44%। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है NPK2, कितना दोस्तों, NPK2 या इसे सुल्फा भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, सुल्फा भी कहते हैं, नाइट्रोफास्फेट या सुल्फा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है, ठीक है, 12 32 16। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमारे जो है उर्वरक हैं। ठीक है, ठीक है, इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे यौगिक उर्वरकों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबकी मात्रा याद रखिएगा। दूसरा आता है यौगिक उर्वरक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, यौगिक उर्वरकों को 2 भागों में बांटा गया है। यौगिक उर्वरक को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आते हैं, पहला आता है पूर्ण यौगिक उर्वरक, पूर्ण यौगिक उर्वरक। ठीक है, दूसरा आता है आपका अपूर्ण यौगिक उर्वरक, अपूर्ण यौगिक उर्वरक। वे उर्वरक जिनमें पहला हम डालेंगे कौन से, पूर्ण यौगिक उर्वरक। ठीक है, पूर्ण यौगिक उर्वरक क्या होते हैं, वे उर्वरक
जिनमें वे उर्वरक जिनमें सभी प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, वे सभी उर्वरक जिनमें सभी प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक उर्वरक पूर्ण उर्वरक कहते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 20-20-20। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की बात करें तो 20-20 और 20। ठीक है, 20-20-20 की होता है। ठीक है, ये होते हैं पूर्ण यौगिक उर्वरक। ठीक है, अपूर्ण यौगिक उर्वरक क्या होते हैं? तो वे उर्वरक जिनमें दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको अभी बताया गया दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपको बताया गया डीएपी। ठीक है, अभी आपको बताया गया डीएपी और इसके बाद आपको बताया गया एमएपी। ठीक है, एमएपी और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब की मात्रा भी पीछे आपको लिखाई गई है। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कैसे हैं? अपूर्ण यौगिक उर्वरक हैं। ठीक है, ये पूर्ण यौगिक उर्वरक है आपका। ठीक है, अगला अब आपको जो है हम ले चलेंगे निम्न विश्लेषक उर्वरक। कौन कौन से हमारे निम्न विश्लेषक उर्वरक होते हैं? ठीक है, निम्न विश्लेषक उर्वरक, निम्न विश्लेषक उर्वरक, निम्न विश्लेषक उर्वरक, वे उर्वरक जिनमें 25% से कम मात्रा पाई जाती है। वे उर्वरक जिनमें वे उर्वरक जिनमें 25% से पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम हो, 25% से कम हो। ठीक है, 25% से कम हो। ठीक है, उन्हें हम निम्न उर्वरक कहते हैं। ठीक है, निम्न उर्वरक कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको अभी हमने बताया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में कितना पाया जाता है? 25% से कम की बात करें तो 20.6। ठीक है, इसी तरह दूसरा आता है आपका सोडियम नाइट्रेट। कितना आता है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो कितना पाया जाता है? 15.5। ठीक है, इसी तरह तीसरे की बात करें कैल्शियम नाइट्रेट, इसकी बात करें कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो 16%। कितना? 16%। ठीक है, 16%। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ में। सोडियम नाइट्रेट की मात्रा, सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करिएगा, यहाँ करिएगा 16, यहाँ करिएगा 15.5। ठीक है, यहाँ करिएगा 16 और यहाँ करिएगा 15.5%। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वे उर्वरक जिनमें 25% से कम पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है जिनमें 25% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा उच्च विश्लेषी उर्वरक। ठीक है, अगला हमारा आता है उच्च विश्लेषी उर्वरक, उच्च विश्लेषी उर्वरक, उच्च विश्लेषी उर्वरक। ठीक है, उच्च विश्लेषी उर्वरकों में इसी तरीके से इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड है। ठीक है, 21% पाया जाता है। ठीक है, अमोनियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको जो है देखिएगा। ठीक है, उच्च विश्लेषी उर्वरक क्या होते हैं? तो वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा 25% से ज्यादा होती है। ठीक है, लिखिएगा वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व की मात्रा, जिनमें पोषक तत्व की मात्रा 25% से ज्यादा हो, 25% से ज्यादा हो, जैसा कि आपको अभी हमने बताया ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि यूरिया, यूरिया में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? यूरिया में
यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 46%। ठीक है, इसी तरह MOP, MAP, ठीक है, MAP की बात करें तो मोनो अमोनियम फास्फेट, ठीक है, इसमें जो है आपको फास्फोरस की मात्रा भी बात बता दें 46%। ठीक है, ये नाइट्रोजन की मात्रा है, ये फास्फोरस की मात्रा है। ठीक है, क्या 25% से ज्यादा पाई जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो है पोटेशियम क्लोराइड आता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की अगर बात करें तो इसमें जो है पोटास की मात्रा, किसकी? पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है? 44% पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे और भी उच्च विश्लेषी उर्वरक हैं जिनमें जो है मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आपको हम जो है मात्रा भी साथ साथ बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो है उर्वरक और उर्वरकों की विधियां, उपयोग करने की विधियां तथा उनकी मात्रा, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो आपको हम मात्रा भी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप जो है मात्रा भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम मात्रा बार बार नहीं पढ़ाएंगे कि मात्रा अलग पढ़ाएं, उर्वरक अलग पढ़ाएं। ठीक है, तो मात्रा भी हम आपको साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, कौन किसमें कितनी पाई जाती है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है, इसके अलावा भी हमारे जो है नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। ठीक है, हमारे कौन कौन से नाइट्रोजनी उर्वरक पाए जाते हैं, उनको जो है हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला हमारे आते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरकों की बात करें तो कौन कौन से उर्वरक आते हैं, तो पहला आता है आपके जो है नाइट्रेट उर्वरक। कौन सा आता है? नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, नाइट्रेट उर्वरक। दूसरा आता है अमोनियम उर्वरक। ठीक है, तीसरा आता है नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक। ठीक है, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक। ठीक है, चौथा आपका आता है एमाइड उर्वरक, एमाइड उर्वरक। ठीक है, एमाइड उर्वरक। ये आपके जो है नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। कौन से हैं? नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अलग अलग रूप में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है नाइट्रेट उर्वरक। पहला आपका आता है नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक क्या होते हैं? जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा, क्या हो दोस्तों? नाइट्रोजन की मात्रा लिखेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसमें कई सारे आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको अभी पीछे बताया सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और कौन सा बताया? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इनकी मात्रा भी लिख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट की 16%, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट की 15.5%। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, और कौन सा आता है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो 33%, कितनी पाई जाती है मात्रा? 33%। ठीक है, इसी तरीके से जो है कई सारे उर्वरक हैं, आप जो है इनकी मात्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपको बताए गए। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है हमारा अमोनियम उर्वरक। कौन सा आता है? अमोनियम उर्वरक। ठीक है, दूसरा हमारा है अमोनियम उर्वरक, अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक क्या होते हैं? जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा किस रूप में पाई जाती है? अमोनिया के रूप में पाई जाती है, यानी NH4 के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे जो है अमोनियम सल्फेट आता है। कौन सा आता है? एग्जाम्पल लिखिएगा, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके, और ठीक है, और उनके सामने दी गई उनकी मात्रा है। ठीक है, पहला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 20.6% या 20.5 भी कहीं कहीं मिलेगा और 6 भी मिलेगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। इसके बाद आता है आपका अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है सबसे अधिक कहां प्रयोग होता है दोस्तों? तो धान के खेतों में। कहां पर? ये भी आप लिख लीजिएगा, धान के खेत में सर्वाधिक उपयोग होता है, धान के खेत में सर्वाधिक उपयोग। ठीक है, इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट में जो है 23.5% क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है।
23.5% सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर, ठीक है। और सल्फर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो जो है हमारी दलहनी फसलों में, ठीक है, दलहनी फसलों में, दलहनी फसल में, ठीक है। इसलिए हमारा अमोनियम सल्फेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। दूसरा हमारा कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा यहाँ लिखिएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की इसमें जो मात्रा पाई जाती है वो 25.5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 25.5% पाई जाती है, ठीक है। इसका उपयोग हम कहाँ कर देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गन्ना, ठीक है, गन्ना, तंबाकू, ठीक है, और चाय, टमाटर, गन्ना, तंबाकू, मोस्ट रूप से लिखिएगा, गन्ना और तंबाकू में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो है पुअर बर्निंग कैपेसिटी हो जाती है। गन्ना, तंबाकू और चाय में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का। इसके बाद आपका आता है एनाहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। एक तीसरा हमारा एग्जाम्पल इसी का है, एनाहाइड्रस अमोनिया, एनाहाइड्रस, एनाहाइड्रस अमोनिया, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमोनिया तरल रूप में पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना, 82%, ठीक है, 82% मात्रा पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक तरल रूप में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक तरल रूप में, ठीक है, तरल रूप में कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, तो आप लिखेंगे 82%, ठीक है, तरल रूप में पाई जाती है एनाहाइड्रस अमोनिया, ठीक है, 82%। अब इसके बाद अगर आपसे ठोस रूप में पूछता है तो आप बताएंगे यूरिया को, अगर आपसे तरल रूप में पूछता है तो आप बताएंगे एनाहाइड्रस अमोनिया को, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो है दोस्तों हमारा है कौन सा, तीसरा है अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक। तीसरा हमारा जो था वो है अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक। तीसरा जो पॉइंट था हमारा अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक, जिनमें यानी कि अमोनिकल नाइट्रेट यानी अमोनिया और नाइट्रेट दोनों पाए जाएंगे, ठीक है, अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है, अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक। इसमें आपका आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आता है कैन, जिसे हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या आता है, कैन, ठीक है, कैन, कैन जिसे हम 26% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, 25 से 26% नाइट्रोजन की मात्रा लिखिएगा, 25%। और इसे हम क्या कहते हैं, किसान सोना खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके बारे में लिखिएगा, इसे किसान सोना खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान सोना खाद, ठीक है। साथ साथ में आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है, किसान सोना खाद, ठीक है, कि जिससे बार बार आपको जो है डिटेल में ना बताना पड़े। इसे कैन खाद भी कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं, कैन खाद के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रोजन की मात्रा हो गई इसमें कितनी, 25%, ठीक है। सब्जी वाली फसलों में अधिक उपयोग किया जाता है, और इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, सब्जी वाली फसलों में, ठीक है, सब्जी वाली फसलों में। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसान सोना खाद किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोग जो है इसे याद रखेंगे, कैन को कहा जाता है। दूसरा, इसका पूरा नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, पूरा नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका पहला था। इसी का दूसरा लिखिएगा आप जो है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में जो है क्या होता है, इसमें दोस्तों विस्फोटक का गुण पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस उर्वरक में जो है विस्फोटक का गुण पाया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट में जो है विस्फोटक का गुण पाया जाता है। इसका की पॉइंट लिखिएगा, विस्फोटक का गुण पाया जाता है, विस्फोटक का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो इसमें कितनी होती है, 33% पाई जाती है, ठीक है। और यह एक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है। इसका भी एक और पॉइंट लिखिएगा, यह एक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, ठीक है, आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा आता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट जिसे हम ASN कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ASN। ASN का फुल फॉर्म क्या है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 26% पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 26% पाई जाती है, और हल्की अम्लीय मृदाओं में यूज किया जाता है। कहां पर, हल्की
अम्लीय जो मृदाएं होती हैं उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, हल्की अम्लीय मृदाओं में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे आते हैं एमाइड उर्वरक, ठीक है, जिसमें यूरिया वगैरह है, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा जो है कौन कौन से हमारे जल में घुलनशील उर्वरक हैं। ठीक है, कौन से साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक हैं, और कौन से जल और साइट्रिक दोनों में घुलनशील उर्वरक हैं। ठीक है, और एक दो जो मोस्ट, वैसे तो हमने सारे सारे आपको बताते चलते हैं कि जो है सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाई जाती है, 12% सल्फर पाई जाती है और 18.5% कैल्शियम पाई जाती है। सब आपको जो है हम जो है मात्रा भी बता दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए अलग से अब मात्रा नहीं बताएंगे। ठीक है, अब जो है क्योंकि अब मात्रा हम आपको अलग से बताएंगे नहीं, इसके बाद जो है उपयोग की विधियां बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका उर्वरक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कल देखेंगे एमाइड उर्वरक। ठीक है, एमाइड उर्वरक के जो भी उर्वरक बचते हैं यूरिया वगैरह उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।